हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है ना, या इसको हम लोग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। स्पेशली हार्डी सर जो थे एक मैथमेटिशियन थे और दूसरे ये जो विनबर्ग सर थे ये एक फिजिशियन थे। तो दोनों ने मिल करके पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ा इक्विलिब्रियम एक लॉ दिया, जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो स्पेशली हम कह सकते हैं कि स्पेशली किसी भी एक बिग पॉपुलेशन में जीन की जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, क्या होता है, ये सेम होता है। क्या होता है बेटा? सेम होता है, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं, देखो भाई, किसी भी जीन्स के स्पेशली दो एलील्स होते हैं नॉर्मल केसेस में, ठीक है ना। एलील्स को आप क्या कहते हो? कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन्स या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, इन्हीं को क्या बोलते हो आप? स्पेशली एलील कहते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना, स्पेशली 1 पेयर्स में जीन होते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये आपका कोई जीन ए है, क्या है ये? जीन ए है, ठीक है, और मैंने नीचे लिख दिया ये आपका क्या है? जीन स्मॉल ए है, ठीक है ना। तो अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन ए, अगर हम जीन ए के फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करने की कोशिश करें, मान लीजिए हमने इसको पी से इंडिकेट किया। किससे इंडिकेट किया? पी से इंडिकेट किया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन स्मॉल ए की बात करें तो सपोज दैट हमने इसको इंडिकेट किया क्यू से, ठीक है ना। तो ये जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो कहता है कि किसी भी एक बिग पॉपुलेशन में जहाँ पर रैंडम मेटिंग हो रहा हो, ठीक है ना, वहाँ पर जो जीन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, एलेलिक फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो जीन ए है और ये स्मॉल जीन ए है, ये क्या हैं? एलील्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इनका ये कहना था कि किसी भी एक बिग पॉपुलेशन में जहाँ पर रैंडम मेटिंग हो रही हो, ठीक है ना, वहाँ पर उस पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 होगी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि P + Q = 1। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में अगर हम देखें तो फिर से समझिएगा इस बात को, ये जो इसका एलेलिक फ्रीक्वेंसी है जो कि मैंने यहाँ पर नीचे आपको लिख रखा है, ये एलेलिक फ्रीक्वेंसी में P आपका एक एलील, जीन ए का फ्रीक्वेंसी P, जीन स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी Q, ठीक है ना। यानी इनका ये कहना था, सिंपल समझिएगा, कि मान लीजिए P जो है एलील ए का फ्रीक्वेंसी है, Q जो है एलील स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी है। तो इनका ये कहना था कि P + Q = क्या होता है? 1 होता है। तो P + Q = 1, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है एलेलिक फ्रीक्वेंसी। क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे बच्चों? एलेलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात अगर हम कर लें, ठीक है ना, दूसरी बात ये कर लें कि सपोज दैट हम इसके जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें। किसकी बात करें? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, स्पेशली P + Q का आपको होल स्क्वायर कर देना। और बचपन में आपने पढ़ा होगा P और Q का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? P का स्क्वायर + Q का स्क्वायर + 2PQ, ये आपका एक्सपेंडेशन आएगा। तो P का स्क्वायर + Q का स्क्वायर + 2PQ जो है, ये मेरे बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहा है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, P² का मतलब क्या लिख सकते हो? P² का मतलब
कैपिटल ए का मतलब होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो सकता है, स्मॉल ए का मतलब क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रेसेसिव। और 2p का क्या लिख सकते हो आप, हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेटेरोजाइगस कंडीशन। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए इतना। तो इन्होंने ये बताया कि स्पेशली किसी भी एक बिग पॉपुलेशन में, ठीक है ना, जो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 के इक्वल होती है। कितने की इक्वल होती है, स्पेशली 1 के इक्वल होती है। यानी जैसे समझिएगा, इस बात को मैं यहाँ पर इरेज करके आपको दिखाऊं, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये बात इन्होंने बताने की कोशिश की कि किसी भी एक बिग पॉपुलेशन में जहाँ पर रैंडम मेटिंग होती हो, ठीक है ना, वहाँ पर आपका स्पेशली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। यानी कि उस एक बिग पॉपुलेशन में जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है या जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी मतलब p प्लस क्यू इक्वल टू 1, या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये क्या होता है, एक बिग पॉपुलेशन में क्या होता है, 1 के बराबर इसको माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल टाइप का है। क्या है, हाइपोथेटिकल टाइप का। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाया, मान लीजिए आपका क्रोमोसोम नंबर 21 है, और क्रोमोसोम नंबर 21 पर कहाँ, यहाँ पर कोई एक एलील है, ठीक है ना। तो इस एलील की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक बड़े पॉपुलेशन में हर जगह क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आई। चलिए आगे आपको बताता हूँ मैं। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया कि स्पेशली जो आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस जीन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, वो 1 के बराबर होगी। लेकिन ये तभी होगा जब पॉपुलेशन क्या हो आपका, काफ़ी ज़्यादा बिग हो। इसके अलावा उस पॉपुलेशन में स्पेशली क्या होता हो, रैंडम मेटिंग होता हो, और ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, वहाँ के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हो, स्पेशली सर्वाइव करते हो। बड़ा मुश्किल लग रहा है, और हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है ना। तो लग रहा है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिग पॉपुलेशन हर जगह मुश्किल है, रैंडम मेटिंग हर जगह मुश्किल है। ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करें और सारे का सारे सबका जो है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल काफ़ी हाई रहे, ये भी मुश्किल है। इसका मतलब जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ये एक तरह का हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब एक ऐसा हाइपोथेटिकल एक्टिविटी है, ठीक है ना, जो जल्दी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके इन्वायरमेंट में म्यूटेशंस चलते रहते हैं, आपके इन्वायरमेंट में जेनेटिक माइग्रेशन होता रहता है, आपके इन्वायरमेंट में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता रहेगा, आपके इन्वायरमेंट में स्पेशली नेचुरल सिलेक्शन होता रहेगा। कहने का मीन्स क्या है कि जब म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, एक तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन तभी करेगा, ठीक है ना, जो अभी मैंने फैक्टर बताया, अगर वो ना हो तो। यानी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में पहली बात तो बिग पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, सारे सर्वाइव करें और हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हो, तभी ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यानी बेटा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि स्पेशली जो एलेलिक या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है, बोले तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का रेशियो क्या आता है, 1 होता है। इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव एंड हेटेरोजाइगस टोटल को हम अगर इक्वल करें तो ये क्या आता है, 1 के करीब आता है। आप यहाँ पर डेफिनेशन इसका देख सकते हो, लिख रखा है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलील विल स्टे सेम, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलील विल स्टे सेम इन अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है ना। इफ मेटिंग अकर रैंडम, ये भी अच्छी लाइन है कि अगर मेटिंग रैंडम होती है एंड बिलो मेंशन्ड फोर्सेस आर अब्सेंट, और अगली बात कह रहा है कि अगर नीचे के ये फोर्सेस यहाँ पर अब्सेंट हैं तो, यानी ये एक तरह का हाइपोथेटिकल है, मीन्स वहाँ म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक माइग्रेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्टिंग ना हो, जीन रिकॉम्बिनेशन ना हो और स्पेशली नेचुरल सिलेक्शन ना हो, तभी हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या मान सकते हैं,
स्पेशली इसको हम 1 मान सकते हैं। एक सिंपल सा फंडा है ये जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अगर इसको हम 1 माने ना तो आपके वातावरण में इवोल्यूशन होगा ही नहीं। क्या ये पॉसिबल है क्या कि कहीं म्यूटेशन ना हो? पॉसिबल है? नहीं है। कहीं जेनेटिक माइग्रेशन ना हो, कहीं इन्वेजन ना हो, यानी बाहर से मान लीजिए एक लोकल पॉपुलेशन है उसमें बाहर से कोई कुछ अलग तरह से इंडिविजुअल उसमें आके ऐड ना हो, या एक लोकल पॉपुलेशन है उसमें से कुछ लोग बाहर ना जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन्स में आने वाले कुछ रैंडम चेंजेस ना हो जीन पूल्स में, अभी आगे आपको बताता हूँ। जीन रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर ना हो, मियोसिस में पढ़ा होगा आपने प्रोफेस फर्स्ट स्टेज में, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन ना हो, हर जगह नेचुरल सिलेक्शन थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है बबुआ, ठीक है ना। तो ये अगर 5 चीज़ें ना हो रही हों तो हार्डी विनबर्ग सर कहते हैं कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है, होमोजाइगस रिसेसिव जीन है और हेट्रोजाइगस जीन है, इसका वैल्यू कितना आता है? लगभग 1 के बराबर आता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर आपने लिख रखा है म्यूटेशन। एक बात बताइए, म्यूटेशन तो स्पेशली अगर हम डार्विन सर के अकॉर्डिंग देखें और म्यूटेशन थियोरी के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ा इसमें ज़्यादा फ़र्क देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। ज़रा ध्यान से समझिएगा। स्पेशली जो म्यूटेशन थियोरी थी उसने कहा कि म्यूटेशन जो है क्या है, लगातार हर जगह होता रहता है, ठीक है ना, ओके। और इन्होंने कहा था कि स्पेशली ये जो म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, स्पेशली म्यूटेशन थियोरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि म्यूटेशन मल्टी डायरेक्शनल है, जबकि डार्विन सर ने बोला था कि म्यूटेशन जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है ना। तो कुछ बातें थी, जैसे कि एक बात बताइए, अगर हर जगह पर म्यूटेशन होता रहेगा तो वो हार्डी इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल को क्या कर देगा? डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। ये स्पेशली जो 5 आपने लिख रखे हैं ये इवोल्यूशन को रोकने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर देंगे? डिस्टर्ब कर देंगे। सिंपल सा बात है यार कि अगर कहीं पर म्यूटेशन होता है तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपने लिख रखा है जेनेटिक या जीन माइग्रेशन। सिंपल सा फंडा है, जीन माइग्रेशन में 2 चीज़ें आप देख सकते हो, इमिग्रेशन, ठीक है ना, और दूसरा होता है आपका एमिग्रेशन, ठीक है ना। अब सिंपल सा फंडा समझिएगा इमिग्रेशन एमिग्रेशन का। मान लीजिए कि आपका किसी लोकल पॉपुलेशन है आपका, और उस लोकल पॉपुलेशन में बाहर से कोई दूसरा पॉपुलेशन आया, तो सिंपल सा फंडा है, अगर कोई अपना लोकल पॉपुलेशन है, मान लीजिए भेड़ियों का एक ग्रुप है जो 400 सालों से किसी एक एरिया में रह रहा हो, ठीक है ना, और उस लोकल पॉपुलेशन में क्या हुआ कि बाहर से कुछ भेड़ियों के 2-4 इंडिविजुअल्स और उसमें आके ऐड हो गए, ठीक है ना। तो ऐड होने को बोल सकते हैं हम लोग इमिग्रेशन, ठीक है ना। जबकि एमिग्रेशन में क्या होगा कि मान लीजिए कोई लोकल पॉपुलेशन है और उस लोकल पॉपुलेशन से कुछ ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन को छोड़ करके किसी दूसरे पॉपुलेशन में चले जाएं, तो सिंपल सी बात है, अगर वो इस पॉपुलेशन को छोड़ करके किसी दूसरे पॉपुलेशन में जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो सकता है? ये एक प्रकार का एमिग्रेशन हो सकता है। बात कुछ समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको एक शानदार सा एग्जांपल बताऊं, स्पेशली जीन माइग्रेशन का। मान लीजिए गोरखपुर में फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, और फर्टिलाइज़र फैक्ट्री क्या हुआ, अचानक आज के एज्यूम करो 15-20 साल पहले बंद हो गया। तो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के बंद होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ के लगभग मान लो इसकी यहाँ की जनसंख्या 30 लाख है, वहाँ से 1 लाख मजदूर जो है वो जॉबलेस हो गए, ठीक है। और उसी समय चाइनीज़ कंपनी को या जापानीज़ कंपनी को किसी को पता चला कि गोरखपुर के इतने जो मजदूर हैं वो बेघर हो गए हैं, जॉबलेस हो गए, और वो उनको अपने पास बुलवा ले। तो यहाँ जो 1 लाख जीन पूल है, जो जेनेटिक फ्रिक्वेंसी है, ओके, वो यहाँ से कहाँ चली जाएगी? चाइना में चली जाएगी। सिंपल सी बात है। और वहाँ पर वो जा कर के यहाँ के लड़के वहाँ की लड़कियों से और यहाँ की लड़कियाँ वहाँ के लड़कों से वहाँ पर शादी कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पर चेंजेस आया, यानी यहाँ के लोग वहाँ चले गए। सिंपल सी बात है। तो ये एक प्रकार का क्या है, जीन माइग्रेशन है। जीन माइग्रेशन के अलावा अगली बात करते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। डिटेल तो बाद में हम लोग करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, तो अचानक किसी भी कारण से रैंडम होने वाला जो जीन पूल में चेंज है, रैंडम चेंजेस इन जीन पूल, इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग किसी प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है, किसी कैलामिटीज़ के कारण हो सकता है। मान लीजिए जेनेटिक ड्रिफ्ट में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपका यूज़ करता है चीता का। जो अफ्रीकन चीतास थे, अचानक उनकी हंटिंग होने लगी। मान लीजिए अफ्रीकन चीतास थे, उनका नंबर मान लीजिए 1000 था, और अचानक क्या हुआ, उनका शिकार होने लगा।
और अचानक शिकार होने के कारण क्या है कि उनका जो नंबर था वो 1000 से 600 पहुंच जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 1000 से 600 पे पहुंच गई है तो इसके मतलब इसमें ड्रिफ्टिंग हुई है, ठीक है ना। अब वो पॉपुलेशन जो 1000 था वो 600 में हो गई है, तो वो पॉपुलेशन छोटा हो गया। तो पॉपुलेशन के छोटा हो जाने के कारण डिजीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए उन 400 में डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, कुछ बीमार हो गए और बीमार होने के कारण बहुत सारे मर भी गए। अब बचे कितने? 100। तो ये एक तरह की क्या थी? ये एक तरह का जेनेटिक ड्रिफ्टिंग था। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन आपने स्पेशली पढ़ा ही है, ठीक है ना। ओके, बात समझिएगा ज़रा। इसमें क्या है तो स्पेशली आप देख सकते हो जैसे ड्यूअल पेरेंटेज, ड्यूअल पेरेंटेज। तो ड्यूअल पेरेंटेज के कारण भी क्या हो सकता है? स्पेशली रिकॉम्बिनेशन आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम आप पढ़ा ही है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर से भी स्पेशली क्या हो सकता है? आपका रिकॉम्बिनेशन आ सकता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो गैमेटिक फ्यूजन्स हैं, गैमेटिक फ्यूज़न, ठीक है ना, ये गैमेटिक फ्यूज़न भी क्या कर सकता है? स्पेशली रिकॉम्बिनेशन जीन्स के अंदर ला, ठीक है ना। तो गैमेटिक फ्यूज़न रैंडम होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं? आपके हार्डी इक्विलिब्रियम को, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो 1 है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा लास्ट है आपका नेचुरल सिलेक्शन। आपके इन्वायरमेंट में जो भी जीव सर्वाइवली फिट करेगा, नेचुरली फिट रहेगा, नेचर उसको सेलेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मान लो खरगोशों का एक झुंड है और खरगोशों के झुंड में, ठीक है ना, मान लो 1000 का झुंड है, उसमें से 400 को बहुत शानदार दौड़ना आता है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो दौड़ना आ रहा है तो वो औरों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसका मतलब उनके दौड़ने का जो नेचर है ना, वो क्या है? उनको नेचुरली फिट बना रहा है। और सिंपल सी बात है, अब 1000 में से 400 बचेंगे, क्यों? क्योंकि उनको दौड़ना अच्छा आ रहा है, वो अपने प्रीडेटर से अपनी क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। कुल मिला जुलाकर बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, क्या है? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। ये जो इवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस लिखा है, ठीक है ना। ये कुछ इवोल्यूशनरी फैक्टर हैं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? डायरेक्टली आपका अफेक्ट करते हैं। तो इस बात को आपको क्या है? याद रखना है। समझिएगा ज़रा।